साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो डेली न्यूज़ टुडे नाम से करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्ष 2023 का जो फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो mRNA कोविड-19 वैक्सीन के लिए घोषित किया गया है। तो देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है कैटालिन कारिको और ड्रू बिशमैन को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। इन वैज्ञानिकों को न्यूक्लियोसाइड क्षार संशोधनों से संबंधित खोज के लिए इस पुरस्कार हेतु नामित किया गया। इस खोज ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन के विकास को संभव बनाया है। फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना द्वारा बनाए गए कोविड-19 टीके mRNA अनुसंधान पर आधारित रहे हैं। mRNA कोविड-19 वैक्सीन की खोज के बारे में यदि बात करें हम, तो पहले के प्रयोगों में इन विट्रो प्रतिलिपित mRNA ने अवांछित इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रियाएं की थीं। इसलिए शोधकर्ताओं ने mRNA के अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए। इनमें से प्रत्येक वेरिएंट के क्षार ए, यू, जी और सी में विशेष रासायनिक परिवर्तन किए गए थे। फिर इन्हें डेंड्राइटिक कोशिकाओं तक पहुंचाया गया। डेंड्राइटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? तो डेंड्राइटिक कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की निगरानी और वैक्सीन द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब क्षार अर्थात बेस संशोधनों का mRNA में समाहित किया गया, तो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन लगभग समाप्त हो गए थे। जो mRNA है, m यहाँ मैसेंजर होता है, मतलब m फॉर मैसेंजर होता है। तो मैसेंजर RNA एक अणु होता है जो प्रोटीन निर्माण के लिए कोशिका को निर्देश देने का कार्य करता है। एक बार जब प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली इसके खिलाफ प्रतिक्रिया बढ़ा देती है। कोविड-19 टीकों में संश्लेषित किया जा रहा प्रोटीन SARS-CoV-2 का स्पाइक होता है। mRNA वैक्सीन के लाभ क्या होते हैं? तो देखिए, यह संक्रमण नहीं फैलाती और ना ही होस्ट डीएनए के साथ एकीकृत होती है। इस वजह से जेनेटिक कोड में बदलाव की आशंका नहीं रहती है। mRNA को शीघ्रता से डिजाइन किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, तथा पारंपरिक टीकों की तुलना में यह मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करती है। अब यहाँ बताया गया है कि एक mRNA वैक्सीन कैसे कार्य करती है। देखिए, वैज्ञानिक वायरस के जेनेटिक कोड का अंश निकालते हैं और इसे एक वैक्सीन में बदल देते हैं, जिसे मरीज में इंजेक्ट किया जाता है। mRNA को मरीज में इंजेक्ट करते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? वैक्सीन कोशिकाओं में प्रवेश करती है और उन्हें कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश देती है। शरीर की प्रतिरक्षा, इस दौरान क्या होता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है और फिर एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। इसके बाद स्पाइक प्रोटीन से युक्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए टी कोशिकाओं को सक्रिय करती है। तीसरा स्टेप क्या होता है? यदि मरीज बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित होता है, तो वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी और टी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात करें, तो ये पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार हैं, वो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित किए गए थे। ये पुरस्कार पहली बार, ध्यान रखिए, पहली बार कब दिए गए? 1901 में दिए गए थे। ठीक है, 1901 में। प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के तहत 10 मिलियन क्रोनर की राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसका या इनका प्रशासन स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, कौन कौन से? ये 6 क्षेत्र भी आप याद रखिएगा: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति में हर साल दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज है वो बाद में दिया जाने लगा। और अर्थशास्त्र के बारे में याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नोबेल ने नहीं, बल्कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में स्थापित किया था। आगे बात करते हैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता। आईबीसी के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBBI के गठन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह जो आपका भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड है, IBBI, एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब इसे एक अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया। इसे दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम या संहिता, इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016 के तहत 2016 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। ये भी ध्यान रखिएगा। यह दिवाला, इंसॉल्वेंसी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों व संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं पर विनियामक निगरानी रखता है। IBBI का संचालन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक शासी बोर्ड करता है।
आईबीसी अर्थात दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता जो है, ये कॉरपोरेट कर्जदारों के दिवाला संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। ये समयबद्ध 330 दिन का है, 330 दिन का। यह संहिता कंपनियों, सीमित देयता भागीदारियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों पर लागू होती है। आईबीसी अर्थात दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की सफलताएं क्या हैं? तो इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इसके जरिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। 3 लाख करोड़ की। इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 के वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट दिवाला मामलों के समाधान लगभग दुगने होकर के 300 होने की उम्मीद है। चुनौतियां भी हैं, जैसे बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और आईबीसी के तहत हर साल लगभग 5,000 नए मामले दर्ज किए जाते हैं। लेनदार आमतौर पर स्वीकृत दावों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वसूल कर पाते हैं। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP में लगने वाला औसत समय परिचालनात्मक लेनदारों के लिए 635 दिन और वित्तीय लेनदारों के लिए 643 दिन है। यह संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम 330 दिनों की समय सीमा से अधिक है। इसमें बार बार संशोधन किए जा रहे हैं। इसके लागू होने के बाद से इसमें लगभग 80 संशोधन हो चुके हैं, तो ये भी एक चुनौती है। आगे बात करते हैं। फिलीपींस के तटरक्षक बलों ने एक विवादित शोल अर्थात उथले जल की पट्टी पर स्थापित चीन के फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो फिलीपींस है, आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं फिलीपींस को। ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा ये आपका प्रशांत महासागर है, उसी में ये साउथ चाइना सी है उसका हिस्सा, और इधर आपका ये फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला है, और यहाँ पर नीचे आपको सुलू सी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इधर आपका बोर्नियो जो आइलैंड है जिसपे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखिए, चीनी तटरक्षक जहाज़ों ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के निकट स्थित एक लैगून के प्रवेश बिंदु पर 300 मीटर लंबे कृत्रिम अवरोध का निर्माण किया था। इसका उद्देश्य फिलीपींस की नौकाओं को लैगून में प्रवेश करने से रोकना था। स्कारबोरो शोल को हुआंगयांग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन और फिलीपींस के बीच एक विवादित क्षेत्र है। वर्ष 2013 में फिलीपींस ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अंक्लाश के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में चीन के खिलाफ मध्यस्थता वाद दायर किया था। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे अंक्लास के साथ असंगत है। ये कोर्ट ने जजमेंट दिया था, लेकिन चीन ने मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। SCC मतलब दक्षिण चीन सागर। जो दक्षिण चीन सागर की अवस्थित की बात करें तो यह चीनी मुख्य भूमि के ठीक दक्षिण में स्थित है। आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो आपको ये पूरा चाइना है, ये आपको दिखाई पड़ेगा, चाइना से लगा हुआ। इधर आपका नीचे वियतनाम, ये आपका इधर ये यहाँ से वियतनाम आ जाता है। इधर आपका चाइना का हुआन है, और ये आपका ये साउथ चाइना सी यहाँ पर फैला हुआ है। तो देखिए, जो साउथ चाइना सी है ये चीनी मुख्य भूमि के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसकी सीमाएं ब्रुनोई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम देशों से लगती है। दक्षिण चीन सागर का महत्व क्या है? तो देखिए, सामरिक अवस्थित के रूप में यह एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यावसायिक मार्ग है। भारत का कम से कम 55% व्यापार जो है वो दक्षिण चीन सागर के माध्यम से होता है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भी हैं। दक्षिण चीन सागर में लगभग 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार होने की संभावना है। SCS दक्षिण चीन सागर के साथ जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, पहला है राज्य क्षेत्रीय दावे। सीमावर्ती राष्ट्र इस समुद्र में द्वीपों, चट्टानों और द्वीप समूह के विशाल विस्तार के माध्यम से अतिव्यापी राज्य क्षेत्रीय दावे करते हैं। दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण, देखिए, चीन और अमेरिका दोनों ने ही दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी और इसका सैन्यीकरण कर दिया है। देखिए, पर्यावरण को हानिकारक रसायनों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया फ्रेमवर्क जारी किया गया है। जर्मनी के वॉन वहाँ का शहर है, तो जर्मनी के वॉन में रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट ICCM-5 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में एक वैश्विक फ्रेमवर्क रसायनों और अपशिष्ट से होने वाली हानि से मुक्ति एक ग्रह के लिए को अपनाया गया। इस फ्रेमवर्क का पूरा नाम है कि रसायनों पर वैश्विक फ्रेमवर्क
रसायनों और अपशिष्ट से होने वाली हानि से मुक्त एक ग्रह के लिए। यह फ्रेमवर्क 28 लक्ष्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य रसायनों और अपशिष्ट के जिम्मेदारी पूर्ण प्रबंधन में सुधार करना है। रसायनों के संबंध में वैश्विक फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? रसायनों और अपशिष्ट के अवैध व्यापार एवं तस्करी की रोकथाम करना। वर्ष 2035 तक कृषि में प्रयुक्त होने वाले, ध्यान रखिएगा, 2035 तक कृषि में प्रयुक्त होने वाले अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। कब तक? 2035 तक। और वहीं 2030 तक जो है रासायनिक प्रदूषण को कम करने और साथ ही सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समुचित नीतियों विनियमनों का विकास करना। अब यदि बात करें ICCM5 अर्थात रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में, तो इनमें इस ग्लोबल फ्रेमवर्क के अतिरिक्त वॉन घोषणा पत्र को भी अपनाया गया है। इस घोषणा पत्र का, जो ये वॉन घोषणा पत्र है, इसका उद्देश्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से बचना और जहां उपयुक्त हो सबसे हानिकारक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। साथ ही जहां इन रसायनों का उपयोग आवश्यक हो वहां इनके सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देना है। हानिकारक रसायनों के प्रभाव क्या होते हैं उसकी बात कर लें, तो इनसे पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण होता है। ये जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करते हैं। इन रसायनों से त्वचा या आंखों में जलन, कैंसर, अंगों को नुकसान आदि ये तत्काल और दीर्घकालिक हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव भी दिखाई देते हैं। खतरनाक रसायनों से निपटने के लिए लागू किए गए जो अभिशमन है या कन्वेंशन हैं, उनकी बात करें तो दो प्रमुख हैं। पहला है वेसल कन्वेंशन, जो कि 1989 का है, 1989 का। यह खतरनाक अवशिष्टों की सीमा पार, मतलब बॉर्डर, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो है, तो सीमा पार आवाजाही पर नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है। दूसरा है रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998 1998 का है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमत प्रक्रिया, पीरियड इन्फॉर्म्ड कंसेंट को स्थापित करता। ध्यान रखिएगा, वेसल कन्वेंशन 1989 और रॉटरडैम कन्वेंशन 1998, ये दो जो है वो खतरनाक रसायनों संबंधित अभिसमय या कन्वेंशन है। आगे चलते हैं। अगला है स्वच्छ भारत मिशन की 9वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसके बारे में 2 अक्टूबर को मनाई गई। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है इसको 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये बात याद रखिएगा, 2014 को लॉन्च किया गया था। इसे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए आरंभ किया गया था। इस मिशन के 2 भाग हैं। पहला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य करता है, और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, दोनों एक ही मंत्रालय के तहत नहीं है। जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ने जमीनी स्तर पर लोगों में स्वच्छता आंदोलन का भाव पैदा कर अपना कार्य पूरा किया है। सरकार ने 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण ODF प्लस को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त व्यवहार को बनाए रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुलभ कराना है। इस कार्यक्रम को 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो दूसरा चरण है ODF प्लस, इस कार्यक्रम के निम्नलिखित के अभिसरण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार की विविध योजनाओं के माध्यम से, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बजटीय आवंटन, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR फंड इत्यादि से। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को या शहरी 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अपशिष्टों को उनके प्रकार के आधार पर स्रोत पर ही, जहां से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्रोत पर ही इस 100% अलग करके सभी शहरों को अपशिष्ट मुक्त बनाना, सभी प्रकार के अपशिष्टों का घर घर जाकर संग्रह करना और वैज्ञानिक तरीके से उनका प्रबंधन करना। इस प्रबंधन में वैज्ञानिक तरीके से निर्मित लैंडफिल्स में अपशिष्टों को सुरक्षित निपटान भी शामिल है। आगे चलते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने 5G इकोसिस्टम के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन पर परामर्श पत्र जारी किया है। देखिए, पांचवी या 5G पांचवी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G 2G 3G 4G नेटवर्क के बाद एक की पीढ़ी का एक वैश्विक वायरलेस मानक है। ध्यान रखिए, वायरलेस मानक है। 5G के गुण क्या है? उच्चतर मल्टी GBPS पीक डेटा स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी, अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी, व्यापक नेटवर्क क्षमता, अधिक उपलब्धता और उपयोगकर्ताओं को हमेशा समान उपयोग अनुभव प्राप्त होना। भारत में 5G सेवाएं जो है, ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 2022 को। 5G के उपयोग क्या है? देखिए, स्वास्थ्य देखभाल में दूर रहकर भी रोबोटिक सर्जरी और रोगी की महत्वपूर्ण स्थितियों की निगरानी की जा सकती है। इससे चिकित्सा उपकरणों में खराबी का पता लगाया जा सकता है तथा
कृषि में बात करें तो उर्वरकों का छिड़काव करने में, मृदा मृदा मौसम, फसलों और पशुधन से संबंधित डेटा का विश्लेषण करके परिशुद्ध कृषि को बढ़ावा देने में, ऊर्जा में पारेषण और वितरण में विद्युत नुकसान को कम करके ग्रिड प्रबंधन को बेहतर बनाने में, शिक्षा में भाषा संबंधी बाधा को दूर करने में, शिक्षकों को बोझिल कागजी कार्यों से बचाने में, छात्रों के नामांकन पर नजर रखने में आदि। विनिर्माण क्षेत्र में वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग प्रशिक्षण, असेंबली के और सहयोग को बढ़ावा देने में, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स का उपयोग करके उपकरणों के रखरखाव में। 5G से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं? इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण विनियामक संबंधी नियंत्रण में समस्या आएगी। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती साबित होगी। साइबर हमलों का खतरा बना रहेगा। डेटा स्वामित्व, सहमति, पहुंच, निजता आदि से संबंधित नैतिक और कानूनी मुद्दे सामने आएंगे। 5G सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार की जो इनिशिएटिव है, पहले हैं उनको देखें तो स्टार्टअप्स और एमएसएमई को 5G टेस्ट बेड की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण भारत की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। 5G उच्च स्तरीय फोरम गठित किया गया है। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखें तो जैसे पहला है टीआईआर। टीआईआर मतलब ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर। कॉन्रेड्स के तहत वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय परिसमय पर अभिसमय या टीआईआर कन्वेंशन 1975। तो देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड टीआईआर के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत की दावेदारी है समर्थन जुटा रहा है। टीआईआर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? सरलीकृत सीमा शुल्क पारगमन प्रक्रियाओं और एक अंतर्राष्ट्रीय गारंटी प्रणाली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पारगमन की सुविधा प्रदान करना। इसमें कॉमन सीमा शुल्क दस्तावेज, एक कॉमन गारंटी प्रणाली, सीमा शुल्क नियंत्रण की पारस्परिक मान्यता और सुरक्षित वाहन कंटेनर शामिल हैं। यह वर्तमान में मौजूद एकमात्र सार्वभौमिक सीमा शुल्क पारगमन प्रणाली है। भारत इस अभिसमय के पक्षकारों में से एक है। अगला है समक्का सरक्का। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि तेलंगाना के मुलुगु जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना के मुलुगु जिले में। इसका नाम जनजातीय देवी समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। देखिए, जो समक्का सरलम्मा है या सरक्का, ये माता पिता की जोड़ी, माता पुत्री की जोड़ी है। समक्का माता है और सरक्का पुत्री हैं। उन्होंने 12वीं शताब्दी में तत्कालीन काकतीय शासकों द्वारा सूखे के बावजूद जनजातीय लोगों पर कर लगाने के खिलाफ संघर्ष किया था। समक्का सरलम्मा यात्रा देश का सबसे बड़ा जनजातीय धार्मिक समागम है। यह प्रत्येक 2 साल में तेलंगाना में आयोजित किया जाता है और यह यात्रा तेलंगाना का राजकीय महोत्सव है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 15 मिनट सिटीज के बारे में। महत्वपूर्ण है, यह एक शहरी योजना निर्माण अवधारणा है। यह प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक सेवा आपूर्ति को निवासियों द्वारा पैदल चलकर या बाइक से तय की जाने वाली कम दूरी के भीतर उपलब्ध कराने का समर्थन करती है। यह एक स्थानिक विकास मॉडल है। यह अधिक स्थानीय, स्वस्थ, उचित और संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करता है। ऑपरेशन कच्छप। राजस्व आसूचना निदेशालय ने 955 नवजात गंगा कच्छपों को बचाया है। ये राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई ने उन्हें अपने मल्टीसिटी ऑपरेशन कच्छप के तहत अवैध वन्यजीव व्यापार पर कार्रवाई करते हुए बचाया है। तो देखिए, कच्छप जो ऑपरेशन है, ये कछुओं को बचाने के लिए एक ऑपरेशन है। भारत कछुओं की विविधता के मामले में दुनिया के हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ कछुओं और ताजा जल के कच्छपों, टॉर्टराइज और टर्टल्स की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं। गंगा नदी तंत्र ऐसी 13 प्रजातियों का पर्यावास हैबिटेट है। डीआरआई अर्थात राजस्व आसूचना निदेशालय वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि राजस्व आसूचना निदेशालय किस मंत्रालय के तहत आता है? वित्त मंत्रालय के तहत। यह भारत में तस्करी रोधी कार्रवाई में भारतीय सीमा शुल्क की एक शीर्ष एजेंसी है। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें तो यह एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की नौसेना संयुक्त रूप से आयोजित इसे करती है। तो मतलब भारत और सिंगापुर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करते हैं कलक्कड़ मुंडनतुरे टाइगर रिजर्व के बारे में। यह कहाँ पर है? तो यह दक्षिणी पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में विस्तृत है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो अगस्तामलाई हिल रेंज इस अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र है। केएमटीआर अर्थात कलक्कड़ मुंडनतुरे टाइगर रिजर्व नदी अभ्यारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। तामिरबरणी नदी और 13 अन्य नदियां जो है वो कलक्कड़ मुंडनतुरै टाइगर रिजर्व से निकलती हैं।
वनस्पतियां कौन सी हैं? इस क्षेत्र में शुष्क कटीले वन से लेकर शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। रिजर्व के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी तट आर्द्र सदाबहार वन मिलते हैं। जीव कौन से हैं यहाँ पे? बाघ, तेंदुआ, भालू, स्लॉथ बियर, हाथी, गौर, सांभर, माउस डियर, नीलगिरी लंगूर, स्लेंडर लोरिश, शेर पूंछ वाले मैकैक यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टैग हॉर्न कोरल के बारे में बात करें तो हाल ही में कैरेबियन क्षेत्र में अत्यधिक संकटग्रस्त स्टैग हॉर्न कोरल, यह एक प्रवाल होता है, का एक जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के क्रम में इस कोरल में व्हाइट बैड रोग से लड़ने की क्षमता वाले 10 जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। स्टैग हॉर्न कोरल कैरेबियन क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रवालों में से एक है। एल्क हॉर्न कोरल और स्टार कोरल के साथ इसने पिछले 5000 वर्षों में कैरेबियन प्रवाल भित्तियों का निर्माण किया है। स्टैग हॉर्न कोरल उथले पानी में घने समूह बना सकते हैं जिन्हें थिकेट्स कहा जाता है। ये इन प्रवालों की कोशिकाओं के अंदर रहने वाले प्रकाश संश्लेषक शैवालों से भोजन प्राप्त करते हैं। आयुष्यन में इनकी अवस्थित क्या है? तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के तहत स्टैग हॉर्न कोरल आते हैं। इनको खतरा क्या है? महासागर का गर्म होना, महासागर का अम्लीकरण, मत्स्यन की असंधारणीय प्रथाएं और प्रदूषण के भूमि आधारित स्रोत। मैक्रोफेज की बात करें तो देखिए, कैंसर सेल अध्ययन के अनुसार फेफड़ों में पाए जाने वाले वृद्ध हो रहे मैक्रोफेज से ट्यूमर के विकास को बढ़ावा मिलता है। वृद्ध होती कोशिकाएं जो होती हैं ये नष्ट नहीं होती हैं और ये आमतौर पर शरीर से समाप्त भी नहीं होती हैं। ये शरीर में बनी रहकर उत्तकों का निर्माण कर सकती हैं। इन्हें जॉम्बी कोशिकाएं भी कहा जाता है। मैक्रोफेज एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा के लिए सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं। ये वे बड़ी और विशेष कोशिकाएं होती हैं। वे लक्षित कोशिकाओं की पहचान करती हैं तथा उनका भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। R21 या मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए R21 या मैट्रिक्स एम नामक मलेरिया की दूसरी वैक्सीन की सिफारिश की है। इससे पहले 2021 में WHO ने RTS-S/AS01 वैक्सीन को मलेरिया रोकथाम के लिए मंजूरी दी थी। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में टीकाकरण के लिए लाइसेंस दिया गया है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसकी विशेषताएं क्या है? लागत प्रभावी, अधिक प्रभावी, मतलब लागत सस्ता भी पड़ता है, अधिक प्रभावी, क्लिनिकल परीक्षण में सुरक्षित है। मलेरिया रोग के बारे में बात करें तो यह प्लाज्मेडियम परजीवियों का के कारण होता है। मनुष्यों में इसका प्रसार जो है संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से होता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में बात करें तो हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना 98वां स्थापना दिवस मनाया। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सशस्त्र बलों में सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित केवल महिला सदस्यों वाली एक सेवाओं में से एक है। सशस्त्र बलों के अलग अलग अस्पतालों में इनकी 5000 से अधिक अधिकारी तैनात हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का गठन 1888 में 1888 में, ध्यान रखिएगा, 1888 में स्थापित भारतीय सेना नर्सिंग सेवा से हुआ था। 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना में स्थायी नर्सिंग सेवा का गठन किया गया था। इसे भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा के रूप में नामित किया गया था। अब हम लोग सुर्खियों में रहे एक स्थल जिसका नाम है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, चर्चा में इसलिए था क्योंकि मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मोहम्मद मुइज्जू जो कि चीन के समर्थक माने जाते हैं। हम थोड़ा सा यदि इसको मैप में देखें तो ये आप यहाँ पे मैप में देखेंगे, ये आपको भारत दिख रहा है, ये आपका श्रीलंका, और यहाँ नीचे ये जो फैला हुआ है द्वीपीय संरचना या द्वीपों का जो पूरा समूह है, यही है मालदीव। ठीक है, जिसकी और यहाँ पे इसको विस्तार से थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है मालदीव को, मतलब ये हिंद महासागर में स्थित है। और ये देखिए, इससे होकर के इक्वेटर भी, मालदीव से होकर के इक्वेटर भी गुजरती, ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा मालदीव से गुजरती है। देखिए, इसकी राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो इसका सबसे उत्तरी प्रवाल द्वीप जो है या एटोल जो है भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 370 मील दक्षिण पश्चिम, ये जो सबसे उत्तरी वाला हिस्सा है, 370 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजधानी द्वीप माले सहित इसका केंद्रीय क्षेत्र श्रीलंका से लगभग 400 मील दक्षिण पश्चिम में है। भौगोलिक विशेषताएं क्या है? मालदीव द्वीप समूह एक जलमग्न प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला के शिखर से निर्मित मूगा एटोल्स की एक श्रृंखला है। इसके सभी द्वीप निम्न भूमि क्षेत्र हैं और कोई भी समुद्र तल से 6 फीट से अधिक ऊंचा नहीं है। बैरियर रीफ इसके द्वीपों को मानसून के विनाशकारी प्रभावों से बचाती है। मालदीव के प्रवाल द्वीपों में
रेतीले समुद्र तट, लैगून और नारियल के पेड़ों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।